हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरु में, जहां मैं आपकी इंग्लिश गुरु आपके साथ जुड़े हुए हैं आपको बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी करवाने के लिए। लास्ट डे हमारी जब मुलाकात हुई थी तो हमने पढ़ा था एडवर्ब्स के बारे में, है ना। हमने पढ़ा था वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनको सेंटेंसेस में हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि एडवर्ब्स को हम कैसे सेंटेंसेस में यूज करेंगे। ठीक है, कई बार एडवर्ब्स के फॉर्म सेम होते हैं लेकिन फिर भी हम उनके यूज को अलग तरीके से करते हैं। लेट्स सी अ फ्यू एग्जांपल्स। टू फॉर्म्स ऑफ एडवर्ब्स यूज्ड विद डिफरेंट मीनिंग्स। अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं कुछ ऐसे फॉर्म ऑफ एडवर्ब्स के बारे में जिनके मीनिंग्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, पहला है हार्ड और हार्डली। देखो, अगर हम आपसे सिंपली एक सेंटेंस बोले ही वर्क्स हार्ड, तो आपके दिमाग में जो पहली चीज जाएगी हार्ड का मीनिंग लेकर वो क्या होगा कि वो बहुत मेहनती है ना। तो ये सही है। हार्ड का मतलब होता है विद अ ग्रेट डील ऑफ एफर्ट। दूसरा बोल रहे हैं ही हार्डली वर्क्स, वो कभी कभी भी काम करता है या शायद एकदम ही नहीं करता। तो जो हार्डली आपके दिमाग में जो मीनिंग देगा वो देगा कि भाई लगता है वो बंदा कभी काम नहीं करता या बहुत रेयर काम करता है ना। तो यहाँ पे जो हार्डली का मीनिंग जा रहा है सेंटेंस में वो क्या जा रहा है, ऑलमोस्ट नॉट का। यस और नो? नाउ सी दिस, what you need to remember is that हमारे पास यहाँ पे हार्ड और हार्डली ये दोनों एडवर्ब्स के फॉर्म हैं लेकिन दोनों के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। जैसे दे वर्कड हार्ड एट स्कूल, तो इसका मतलब आप ये समझोगे कि वो लोग बहुत हार्ड वर्किंग हैं। ठीक है, वो स्कूल में बहुत मेहनत करके आए हैं। दे वर्क हार्डली एट स्कूल, वो स्कूल में शायद ही कभी काम करते हुए दिखते हो, तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, हार्डली। क्लियर? नेक्स्ट वी कम टू नियर एंड नियरली। नियर का मतलब होता है पास में, करीब में, इसका मतलब नॉट फार इन डिस्टेंस। और नियरली का मतलब होता है ऑलमोस्ट या फिर नॉट कंप्लीटली। ठीक है, नियरली मतलब दिस वर्क इज नियरली डन। अगर आप बोल दिए तो आपने ये बोल दिया कि वो अभी लगभग कंप्लीट है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। मतलब नियरली में जो है वो कंप्लीशन ऑफ टास्क नहीं बताता, वो बताता है कि ऑलमोस्ट देयर और मे बी नॉट कंप्लीटली। क्लियर? नाउ Rita या Ritika will always sit near you to assist you. Now Ritika will always sit near you to assist you. हम ये बोलना चाह रहे हैं कि रितिका हमेशा आपके बगल में बैठेगी। किससे बैठेगी? To assist you. Fine. In the same way, Raghav was nearly asleep. जब मैं गई रूम में या जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि राघव लगभग सो चुका था। मतलब उसका एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ था, वो पूरी नींद में नहीं था, वो लगभग सोया हुआ था। समझ आया? तो आप कैसे रिलेट करोगे? नियर का मतलब हम डिस्टेंस से रिलेट करेंगे, समथिंग विच इज नॉट फार ऑफ फ्रॉम यू। और नियरली का मतलब हम रिलेट करेंगे कि अ टास्क और एन एक्शन विच इज नॉट कंप्लीटेड बट ऑलमोस्ट देयर। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव लेट एंड लेटली। नाउ लेट मीन्स कि यूजुअल टाइम से ज्यादा देर। लेट मीन्स यू आर लेट फॉर ऑफिस, यू आर लेट फॉर वर्क। यू आर लेट फॉर वर्क जब आप बोल रहे हो तो आप ये बोल रहे हो कि आप समय से काम पर नहीं आए, आप देर में आए हैं। मतलब जो यूजुअल टाइम था उस एक्सपेक्टेड टाइम से आप बाद में आए हैं, आफ्टर इट। ठीक है, लेकिन हम बोल रहे हैं लेटली। आई हैव सीन हिम लेटली, मतलब हमने उसको इधर बीच में देखा है। इसमें लेटली का जो मीनिंग निकल के आ रहा है वो हो रहा है रिसेंटली। ठीक है, ना ही अराइव्ड लेट टुडे मीन्स वो समय से बाद में आया। यहाँ पे हम किसको रेफर कर रहे हैं? टाइम को रेफर कर रहे हैं। तो देखो हमने बोला ही अराइव्ड लेट टुडे, उसका एक्शन बाद में हुआ है ना, लेटली। आई हैव नॉट सीन मोहन लेटली, हम इधर बीच में मोहन से मुलाकात हमारी नहीं हुई। तो हम यहाँ पे लेटली का जो मीनिंग दे रहे हैं वो किससे दे रहे हैं? आपके सेंटेंस में हम ये बोल रहे हैं कि वो रिसेंटली नहीं मिले। ठीक है, फ्री एंड फ्रीली। अगर हम आपसे बोल दें सिंपली फ्री, यू आर फ्री टू डू वॉट यू वॉन्ट, यू आर फ्री टू डू, मतलब आपके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं होगा या कोई भी आपको सुपरवाइज या असिस्ट नहीं करेगा। आप अपनी तरीके से काम करने के लिए आप फ्री हो, है ना। एंड यू कैन डू दिस फ्रीली। यहाँ पे दोनों के मीनिंग्स ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे। ये भी नॉट कंट्रोल्ड होगा लेकिन यहाँ पे भी लिमिटेशन को रोक दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि प्लीज फील फ्री टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, प्लीज फील फ्री। ठीक है, for the first time in months he could move freely, but here for the first time in months he could move free नहीं बोल सकते, तब आप वहां पे क्या यूज करोगे? freely. Clear? Next we have pretty and prettily. Now what do you mean by the term pretty? Pretty means moderately of a high degree या फिर fairly good enough. ठीक है, अब हम जब भी किसी चीज में प्रिटी का बात करें, देखो प्रिटी का मतलब सिर्फ सुंदरता से नहीं होता या खूबसूरती से नहीं होता किसी भी चीज की या किसी इंसान की। प्रिटी का मतलब मॉडरेटली हाई डिग्री, मतलब नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा अच्छा है। ठीक है,
अब प्रिटिली का मीनिंग क्या होगा? प्रिटिली मीन्स समथिंग विच इज वेरी नीटली, elegantly or beautifully designed or is in a very beautiful state of a frame. Clear? Now Raghav looks pretty fit for this job. आप इंटरव्यू के लिए गए, हमारे पास 10 कैंडिडेट्स आए और हमने बोला इस पूरे जॉब के लिए हमें लगता है राघव ज्यादा फिट है। तो हमने यहाँ पे बोला कि बाकियों के स्टैंडर्ड के हिसाब से राघव का स्टैंडर्ड थोड़ा ज्यादा था, है ना? तो जब आप थोड़ा ज्यादा बोल रहे हो तो आप वहां पे प्रिटी फिट यूज कर सकते हो, बिकॉज इसका जो सेंस निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है कि यू आर एक्चुअली टॉकिंग ऑफ अ डिग्री विच इज मॉडरेटली हाई। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव राधिका इज प्रिटिली ड्रेस्ड। अब यहाँ प्रिटिली का मतलब ब्यूटिफुली भी हो सकता है, एलिगेंटली भी हो सकता है और नीटली ड्रेस्ड अप भी हो सकता है प्रिटिली। सो बेसिकली ये दोनों वर्ड्स दिखने में तो फ्रेम बिल्कुल सेम होगा लेकिन अलग तरीके से सेंटेंसेस में यूज किए जाएंगे। We have another word which is very confusing and that is aloud or loudly. क्या दोनों में चीखना चिल्लाना है? क्या दोनों में चीखना चिल्लाना है? Let's see. जब आप aloud बोलते हो तो आप ये बोलना चाहते हो कि the voice is good enough that you can hear it easily. ठीक है? aloud का मतलब है कि आप चीख नहीं रहे, आप ये बोल रहे हैं कि जो आपकी आवाज है that is good enough for you to make a person understand what you are trying to say. एंड लाउडली मीन्स चिल्लाना। लाउडली में आवाज को ज्यादा तेज करके चिल्लाना हो जाता है, मतलब चिल्लाने का सेंस लाउड होता है और अलाउड का मतलब होता है किसी को क्लियरली सुनाई देना, ऑडिबल होना। समझ आया? नाउ अलाउड मीन्स इन अ वॉइस विच इज लाउड इनफ सो दैट वन कैन हियर इजीली। अलाउड मीन्स अ वॉइस विच इज लाउड इनफ जहां पे कोई आराम से आपकी बात सुन ले। एंड लाउडली मीन्स मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, making a lot of noise. Next we hear, he read the letter aloud so that everyone could hear. उसने लेटर इतनी जोर से पढ़ा ताकि सब उसकी आवाज सुन सके। ठीक है? तो यहाँ पे वो चिल्ला चिल्ला के लेटर तो पढ़ नहीं रहा था, उसने बहुत क्लियरली आवाज में तेज से बोला ताकि सब सुन पाए। ठीक? He always laughs loudly. अब यहाँ पे उसका लाउड जो हंसने का आवाज है वो बहुत ज्यादा कोई अपीलिंग सा नहीं है। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि उसकी आवाज से शोर बहुत मस्ती है जब वो हंसता है ना? यहाँ इरिटेशन वाला सेंस आ जाएगा, मतलब हियर यू आर मेकिंग एक्चुअली अ लॉट ऑफ नॉइज। ये दोनों वर्ड्स का देखो यूजेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब हम अलाउड यूज करेंगे, कब हम लाउड यूज करेंगे। क्लियर? Next we have adverbs and their uses. Now the first adverb जो अभी आप पढ़ने जा रहे हो वो है so. अब हम so को सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं? so को यूज करने के लिए ये ऐसा स्टेट करता है कोई भी ऐसी चीज जहां पे it has just been said about a person or thing is true about another. मतलब किसी एक इंसान के बारे में अगर कुछ बोला जा रहा है तो so लगने से हम उसी इंसान या किसी और के बारे में भी उसी एक्शन को ट्रू बता रहे होते हैं। जैसे रतन इज वेरी क्लेवर सो हिज वाइफ। हम बोल रहे हैं कि रतन जितना क्लेवर है उतनी ही उसकी वाइफ भी क्लेवर है, तो सो इज हिज वाइफ, उसकी वाइफ क्या है? क्लेवर है। तो ये जो क्लेवर वर्ड है जो रतन के लिए यूज किया गया था, सो लगने से दोबारा क्लेवर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। सो लगने से वही सेम वर्ड किसको डिस्क्राइब कर रहा है? उसकी वाइफ को भी। यस और नो? तो सो आपके सेंटेंस में एक ऐसा एक्शन बताता है जहां पे हम कुछ स्टेट करते वक्त ये बोलते हैं दैट दिस इज ट्रू अबाउट वन थिंग और वन पर्सन। ठीक है? उसी तरीके से सीमा लाफ्ड एंड सो डिड आई। सीमा हंसी और वैसे ही हम भी हंसे। तो यहाँ पे जो सो जा रहा है वो मेरे एक्शन के लिए जा रहा है और वो एक्शन क्या था कि हम भी हंसे जैसे सीमा हंसी। तो यहाँ पे वो रिलेट कर रहा है लाफिंग को। ठीक है? ये तो फर्स्ट यूज है ऑफ सो। नेक्स्ट वी हैव सो कैन ऑल्सो बी यूज टू एम्फेसाइज एन एडजेक्टिव। कभी कभी हम सो को एडजेक्टिव्स को एम्फेसाइज करने के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि द फिल्म वॉज सो बोरिंग, इट इज सो हॉट टुडे। हम बोलना चाह रहे हैं कि द फिल्म वॉज वेरी बोरिंग भी बोला जा सकता था, आप सो बोरिंग भी बोल सकते हो, है ना? इट इज सो हॉट टुडे, आई कैन नॉट गो आउटसाइड, इट इज सो हॉट टुडे। तो यहाँ पे सो आपके एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब कर रहा है। वो एडजेक्टिव कौन कौन सा है? बोरिंग या फिर हॉट। क्लियर? नेक्स्ट, हाउएवर व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज दिस, एक सेंटेंस को लिखने का इंग्लिश में एक से ज्यादा तरीका होता है और जरूरी नहीं कि जो रूल के अकॉर्डिंग हो वही हमेशा सही हो। देखिए, इफ द एडजेक्टिव इज बिफोर अ नाउन, अगर यही सेम एडजेक्टिव नाउन के पहले बैठ जाए
हम वहां पे सच यूज करेंगे, सो को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे रिलेशन, जब हम एक्सप्रेशन बोल रहे थे, जब हम फीलिंग्स को इमोट कर रहे थे, तब हमने सो बोल दिया, है ना। लेकिन जब हम वहीं पे नाउन को रिलेट करेंगे, तब हम नाउन के साथ अगर किसी एडजेक्टिव को रिलेट करेंगे, तब आप वहां पे सो को यूज ना करके किसको प्रेफरेंस दोगे, सच को। जैसे इट इज सो कोल्ड डे टुडे, ये देखो पढ़कर ही अजीब सा लग रहा है, हम क्या बोलेंगे, इट इज सच अ कोल्ड डे टुडे, है ना। अब देखो हम क्या ये सेंटेंस को ऐसे नहीं बोलते थे, इट्स सो कोल्ड टुडे। अब यहाँ पे अगर हम हटा दे, सच हटा दे और डे वर्ड भी हटा दे, जो कि नाउन का काम कर रहा था, है ना। देखो यहाँ पे डे किसका काम कर रहा है, नाउन का। कोल्ड किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। हमने बोला सच अ कोल्ड डे, ये तो सही है, क्योंकि हमने बोला कि अगर हमारे एडजेक्टिव के साथ कोई नाउन है तो सच यूज होगा। लेकिन इट इज सो कोल्ड टुडे में हमने डे हटा दिया, मतलब अब हमारे पास सिर्फ एक एडजेक्टिव है, हमारे पास कोई भी नाउन उसके साथ नहीं है। यहाँ पे आप सो भी यूज कर सकते हो, मतलब रिलेट करने के लिए एरर सिर्फ ये होगा। देखो लिखने के तरीके दोनों ही सही हैं, है ना, बट आपको याद क्या रखना है, एडजेक्टिव के साथ नाउन है तो फिर सच, अगर आपके पास वहां पे नाउन नहीं है तो आप सो के साथ भी उसको रिलेट कर सकते हो। क्लियर? मूविंग फर्दर टू योर नेक्स्ट स्लाइड, we also need to understand that we do not use that instead of so as an adverb. कई बार हम लोग एडवर्ब के लिए so को तो हम यूज करते हैं, हमने उसके यूजेस भी पढ़ लिए। याद आपको ये रखना है कि that को हम एडवर्ब की तरह यूज नहीं करते so को रिप्लेस करने के लिए, वहां so ही रहेगा, ठीक है। जैसे अगर हम सेंटेंस को बोले I went only that far, no I went only so far, हम सिर्फ उतनी दूर गए, ठीक है। तो यहाँ पे सो को रिप्लेस करने के लिए बहुत कॉमन एरर करेक्शन है जो बच्चे करते हैं, ध्यान रखिएगा। सो को रिप्लेस करने के लिए दैट को एज एडवर्ब यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ही इज दैट वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, नो, आप क्या बोलोगे, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, वो इतना वीक है कि वो चल नहीं सकता। सो बेसिकली यहाँ पे भी सो को रिप्लेस करने के लिए हम दैट को यूज नहीं करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, if we have used so in an earlier clause, we do not use it in the next clause. मतलब सेंटेंस में एक बार दो so नहीं आएगा, ये तो आप ऐसे याद रखना, ठीक है। ये कंजंक्शन का भी खैर रूल है, बट फिलहाल के लिए एडवर्ब के लिए ऐसे याद रखिएगा कि अगर सेंटेंस के दो क्लॉजेस हैं और एक क्लॉज में आपने so को यूज कर लिया है तो दूसरे में so रिपीट नहीं होगा, ठीक है। जैसे We were so angry, so we asked to see the chairman. हम इतना एंग्री थे, या हम लोग इतने एंग्री या गुस्से में वहां गए थे कि हमने बोला हमें चेयरमैन को देखना है, तो हम तो रिजल्ट बोल रहे हैं ना। हम इतने एंग्री थे और हमारे एंगर का इम्पैक्ट क्या पड़ा, इम्पैक्ट शो करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, दैट को यूज करते हैं, यस और नो। तो मतलब सेंटेंस में दो बार सो एज एडवर्ब यूज नहीं होंगे, हम किसको रिप्लेस कर लेंगे, दैट के साथ, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है कि दो बार आप, पहली चीज तो ये याद रखिएगा कि दैट कभी सो को रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन सेंटेंस में दो बार सो नहीं जाएगा, उसको रिप्लेस करने के लिए हम किसको यूज करेंगे, हम दैट को यूज करेंगे। We were so angry that we asked to see the chairman, मतलब मेरा फर्स्ट सेंटेंस गलत होगा और सेकेंड वाला सेंटेंस सही होगा। क्लियर? मूविंग फर्दर टू योर नेक्स्ट स्लाइड, टू एज एन एडवर्ब, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम एडवर्ब चैप्टर। नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दिस, it shows that what has just been said applies to someone or something else. मतलब ये दिखाता है कि जो अभी बोला गया है वो किसी पर्सन के लिए या चीज के लिए भी एप्लीकेबल है सेम वे में, ठीक है। जैसे कि अगर हम सेंटेंस को बोलते हैं like her father she is a teacher too, अपने फादर की तरह ही she is a teacher too, यहाँ पे जो टू है वो किसके लिए जा रहा है, like her father टीचर के लिए, yes or no, she is also a teacher। एक्चुअली ये जो टू का सेंस है यहाँ पे ये ऑल्सो की तरह आता है, समझ आया, ऑल्सो की तरह। हिज हाउस इज वेरी बिग, आवर हाउस टू इज वेरी बिग, उसका घर तो बड़ा ही है, हमारा घर भी उतना ही बड़ा है ना, या उसके जैसा ही बड़ा है। तो ऑल्सो वाला भी जो सेंस होता है वो हम टू के साथ इंप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, टू एज अ ग्रेडिंग एडवर्ब। नाउ व्हाट इज अ ग्रेडिंग एडवर्ब, इसको समझाने के लिए एक रूल, When to is put in front of an adjective, जब भी हम to को किसी adjective के आगे बिठा देते हैं और an adverb या फिर adverb के ही आगे खुद भी बिठा दे, it means that the amount or degree of a quantity is more than is needed or wanted. ये समझ में आता है कि जिस अमाउंट या क्वांटिटी के बारे में बोला जा रहा है वो उससे ज्यादा है या उससे कम है,
ठीक है। I was very angry, but not too angry to lose control. हम बहुत एंग्री थे, बट इतने नहीं कि हम अपना कंट्रोल खो दें, है ना। I could not know his character too late. I could know his character too late. हम बहुत समय बाद उसके कैरेक्टर को समझ पाए कि वो इंसान कैसा था, राइट। तो यहाँ पे हम सेंटेंसेस में क्या देख रहे हैं कि हम जब टू को यूज कर रहे हैं तो हम इसको एज अ ग्रेडिंग एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं व्हेन इट इज पुट इन फ्रंट ऑफ एन एडजेक्टिव। यहाँ पे वो एडजेक्टिव कौन सा था, एंग्री था, और यहाँ पे वो एडजेक्टिव कौन सा था, लेट था। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, वी कैन यूज रादर, स्लाइटली और अ बिट इन फ्रंट ऑफ टू। टू के साथ कई बार हम अ बिट, रादर और स्लाइटली को यूज कर सकते हैं, है ना। सबसे ज्यादा यूज में हम किसको यूज करते हैं बताइए? हम बोलते हैं ना अ बिट टू लेट, अ बिट टू लेट, अ बिट टू अर्ली, बोलते हैं ना। ये तो जनरल इंग्लिश में हम बोल देते हैं क्योंकि ये कई बार यूज होता है, ठीक है। जैसे the shoes are rather too small for her, the shoes are rather too small for her, ठीक है। उसी तरीके से the table is rather too big, हम सेंटेंसेस में rather हो गया, a bit हो गया, slightly हो गया। You slightly need to have a little bit more, है ना। slightly too much जब आप बोल रहे हो तब भी आप यहाँ पे टू को यूज कर रहे हो, है ना। तो बेसिकली आपके सेंटेंस में टू को rather, slightly या फिर a bit के साथ भी हम यूज कर सकते हैं। क्लियर? मूविंग फर्दर, वी आर यूजिंग टू एंड सो दैट। कैसे यूज किया जाएगा? देखो, अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और अगर हम एसएससी और बैंक दोनों के एरर्स की बात करें, चलिए दोनों ही पकड़ लेते हैं। इस सेक्शन से एरर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो चुके हैं, सबसे ज्यादा बार। और बच्चों का दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो क्या होता है? डबल टू और टू जब भी हमारे पास सेंटेंस में यूज होगा वो तब होगा जब आपके सेंटेंस को हम नेगेटिव तरीके से यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? नेगेटिव तरीके से। जैसे शी इज टू वीक टू क्लाइंब अ ट्री, यहां पे सेंटेंस का देखो जो सेंस निकल के आ रहा है वो नेगेटिव है। हम क्या बोल रहे हैं? शी इज टू वीक टू क्लाइंब अ ट्री, ही वॉज टू ड्रंक टू ड्राइव होम, वो इतना ड्रंक था कि वो घर तक ड्राइव नहीं कर पाया। तो बेसिकली यहाँ पे देखो जितनी बार भी टू यूज हो रहा है वो सेंटेंस में नेगेटिविटी को ही एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सो एंड दैट। वी यूज सो विद द एडजेक्टिव और एडवर्ब एंड आफ्टर इट वी यूज दैट क्लॉज वेयर द वर्ब इज ऑलवेज नेगेटिव। हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं सो और दैट को, बट ये बताते वक्त कैसे, जब वो वर्ब हमारे सेंटेंस में ऑलरेडी नेगेटिव की तरह से ट्रीट हो रहा हो। She is so weak that she cannot climb a tree. वो इतनी वीक है कि उसके वीकनेस का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? That she cannot climb the tree. Cannot climb, ठीक है। उसी तरीके से he was so drunk that he could not drive home. That he couldn't drive home, could not drive home. जब भी आपका verb नेगेटिव हो तब आप इसको रिलेट करने के लिए so that को यूज कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव to plus adjective, a, noun and then to. So here basically lies the structure of English. Now what is the structure of English? He was too shrewd a man to accept the offer. हम सेंटेंस में बोल रहे हैं that he was too shrewd a man to accept the offer. यहाँ पे जो आप सेंटेंस को यूज कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि डबल टू के साथ एडजेक्टिव नाउन के साथ अगर यूज हो जाएगा तो वो ऐसे रिलेट किया जाएगा। The same sentence can also be written as a man he was. As a man, he was too shrewd to accept the offer. मतलब इस सेंटेंस को लिखने की अगर हम बात करें तो दोनों ही तरीके सही हैं, ठीक है। पहला वाला जब वो सेंटेंस में आप टू के साथ एडजेक्टिव ए, नाउन और टू यूज कर रहे हो, और दूसरा जब आप सेंटेंस में इस सेम सेंटेंस को लिखने का तरीका चेंज कर दे रहे हो और आप बोल रहे हो एज अ मैन ही इज टू shrewd टू एक्सेप्ट द ऑफर, वहां पे आप आर्टिकल ए को बस ओमिट कर दे रहे हो। क्लियर? नेक्स्ट जो हम स्लाइड करने जा रहे हैं वो टू के एक दूसरे यूजेज के बारे में है। चलिए पहले एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में बोला जा रहा है कि डबल टू अगर अपने साथ एडजेक्टिव, आर्टिकल ए और नाउन को फॉलो करे तो वो दोबारा एक टू ले सकता है। कैसे ले सकता है? ही वॉज टू shrewd अ मैन टू एक्सेप्ट द ऑफर। आई मीन ही वॉज वेरी shrewd, वो इतना चालाक था कि उसने ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ पे जो हम कंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं वो आर्टिकल ए के साथ यूज कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं एम्फेसाइज कर रहे हैं इस सेक्शन को, ठीक है। बट इस सेम सेंटेंस को लिखने का तरीका ये भी बिल्कुल सही था। एज अ मैन ही वॉज टू shrewd टू एक्सेप्ट द ऑफर। अगर हम इस सेंटेंस को सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करें तो हम बोलेंगे ही वॉज टू shrewd। वो कैसा था? shrewd था, ठीक।
लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम आर्टिकल ए हटा के यूज करें तो भी लिखा जा सकता है और ये भी सही है। कैसे सही है? एज अ मैन ही वाज टू shrewd टू एक्सेप्ट द ऑफर। वी कैन ऑल्सो राइट टू विद एन एडवर्ब एंड देन टू अगेन। वो कैसे? ही स्पोक टू क्विकली टू अंडरस्टैंड। वो इसने इतनी जल्दी बोला कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाया, है ना। तो यहां पे आपके सेंटेंस में डबल टू के साथ हम एक एडवर्ब को यूज करके भी सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू मच, टू मेनी एंड मच टू। सबसे पहले तो वो सेक्शन बताए थे जिससे क्वेश्चन आता है। देखो, आप सबने सेंटेंस में टू मच बिल्कुल सुना होगा, ये हम सब जानते हैं, है ना, राइट। आपने मच टू भी सुना होगा या शायद नहीं भी सुना होगा। देखो, दोनों ही जो वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं, इनका जो मीनिंग है वो बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस इतना है कि टू मच आपके सेंटेंस में नाउन के साथ जाता है और मच टू आपके सेंटेंस में किसके साथ जाता है? एडजेक्टिव के साथ जाता है। बस ये पहली चीज है जो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखो, too much is used with an uncountable noun. Basically, this noun has to be uncountable in nature. Clear? Too many is used with countable noun. Too much uncountable है तो too many किसके लिए जाएगा? हम सब जानते हैं many हम countable के सेंस में यूज करते हैं, yes or no? तो आप यहाँ पे many को countable nouns के साथ रिलेट करोगे। And then we have much too, which is used before an adjective. अब इसको देखो सेंटेंस में कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। He is earning too much money. अब यहाँ पे money आपका uncountable noun की तरह ट्रीट हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं? Too much. Then we have there are simply too many people in the world. Now you can count people, right? हम अपने head counts की अगर बात करें तो हम लोगों को गिन सकते हैं। तो यहाँ पे too many people in the world बिल्कुल appropriate है और ये sentence construction में भी बिल्कुल सही है। मतलब much है तो uncountable noun और आपके सेंटेंस में वहीं पे टू मेनी है तो वो काउंटेबल नाउन के साथ जाएगा। देन वी कम टू मच टू। माधवी इज मच टू रूड। अब रूड उसका नेचर है ना, रूड उसका नेचर है। वो बता रहा है माधवी कैसी है, रूड है। तो रूड एक्चुअली काम किसका कर रहा है आपके सेंटेंस में? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब क्योंकि एडजेक्टिव का काम कर रहा है इसीलिए ये टू मच की जगह किसको फॉलो करेगा? मच टू। आपने एक और चीज सीखी अभी। अब अगर कभी कोई बोले कि वो बहुत खूबसूरत है तो आप ये नहीं बोलोगे शी इज टू मच ब्यूटिफुल, है ना। हम क्या बोलेंगे? शी इज मच टू ब्यूटिफुल। इज दैट क्लियर? मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट स्लाइड। योर नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट फेयरली एंड रादर। बोथ कैन मीन मॉडरेटली। एक्चुअली इस स्लाइड में जो आप पढ़ने जा रहे हो दे बोथ मीन मॉडरेटली। मॉडरेटली का मतलब क्या होता है? हम ये बोलना चाह रहे हैं कि दोनों ठीक ठाक की बात कर रहे हैं, बस डिफरेंस इतना है कि फेवरेबल एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ फेयरली जाएगा, मतलब लाइकली पॉजिटिव, और वहीं पे अनफेवरेबल एडजेक्टिव्स या फिर एडवर्ब्स के साथ हम रादर को यूज करेंगे। सेंटेंसेस में देखो इसे कैसे लिखा जाएगा। राम इज फेयरली क्लेवर बट मोहन इज रादर स्टूपिड। क्योंकि क्लेवर थोड़ी पॉजिटिव क्वालिटी बता रहा है इसीलिए वो फेयरली के साथ यूज किया जा रहा है। वहीं पे ऑन द कॉन्ट्रारी स्टूपिड क्योंकि उसकी नेगेटिव क्वालिटी बता रहा है इसीलिए वो सेंटेंस में किसके साथ यूज किया जा रहा है? रादर के साथ। क्लियर? ही वॉज फेयरली हैप्पी। हम कभी ये नहीं बोलेंगे सेंटेंस में ही वॉज फेयरली सैड। अगर आपको कंस्ट्रक्ट करना होगा तो आप यही बोलोगे ही वॉज फेयरली हैप्पी। गीता वॉज रादर टेंस्ड। अब हम ये नहीं बोल सकते ही इज फेयरली बैड, हम बोलेंगे ही इज फेयरली वेल, राइट। इन द सेम वे गीता इज रादर टेंस्ड, ना कि हम ये बोलेंगे गीता इज फेयरली टेंस्ड। सो बेसिकली फेयरली को याद रखने का एक तरीका और है। देखो, आप ऐसे समझ लेना कि फेयरली में फेयर वर्ड आ रहा है, ठीक। अब फेयर का मतलब होता है जस्ट, मतलब पॉजिटिव, यस और नो। तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा कि फेयरली का जो फेयर है वो थोड़ा पॉजिटिव होता है और जो रादर यूज किया जाएगा आपके सेंटेंस में वो हल्का नेगेटिव होगा। नेक्स्ट वी कैन यूज द आर्टिकल ए एंड एन बिफोर फेयरली ऑल्सो। ये सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है, इसको कैसे रिलेट करते हैं? इट्स फेयरली अ हैवी टेबल, इट्स अ फेयरली हैवी टेबल, ठीक है। इट्स फेयरली अ हैवी टेबल या फिर इट्स अ फेयरली हैवी टेबल। अब आप सेंटेंस में इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए सादा एप्रोप्रिएशन दोगे आपके सेकंड वाले स्टेटमेंट को। इन द सेम वे टू कैन बी यूज्ड आफ्टर रादर नॉट फेयरली। रिमेंबर, टू रादर के साथ जाएगा, फेयरली के साथ नहीं जाएगा। The train is rather too crowded. आप ये नहीं बोलोगे the train is fairly too crowded. So basically what you need to remember is that rather अपने साथ to follow कर सकता है but fairly अपने साथ to को follow नहीं करेगा। Clear? Next we come to rather can be used before a like, similar and different. Rather आप इन सारे words के साथ भी use कर सकते हो।
and become comparatives. Here rather means a little. अब यहाँ पे rather का जो sense है उसका मतलब होता है slightly या फिर थोड़ा, ठीक है? जैसे कि the weather was rather worse than I had expected. Weather was rather worse than I had expected. African cats are rather like dogs in some ways. मतलब इसके जैसा slightly या a little का जब reference आएगा तब आप इन sentences में किसको use करोगे? rather को. ये तो था adverbs को लेके कुछ slide के बारे में questions. We will further move on with some more concepts and we'll meet on the next day. तब तक के लिए keep revising. Thank you.